अगर आबरू पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये आपके लिए है, आपको जिंदा आना जरूरी है। वक्त ऐसा है कि चुनाव सामने है। आज हम रूबरू हो रहे हैं इस शो को लेकर के। ये वो शो है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शो है, चुनावी दंगल। दंगल 2017 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, बरेली की जनता मौजूद है और शो को शुरू करते हैं। हम इनकी तारुफ कराते हैं, इनका परिचय कराते हैं। हमारे दाहिनी तरफ समाजवादी पार्टी के सुबलेश यादव जी, उसके बाद चारू मेहरोत्रा जी कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश्वरी। इस शो को शुरू करने के पहले, इस चर्चा को आरंभ करने के पहले हम दिन भर आज घूमते रहे इस शहर में और ढूंढते रहे इस शहर की खूबियों को, इस शहर के दर्द को, इस शहर के मर्म को। आइए देखते हैं आज दंगल के रंग में। आते आते मेरा नाम सा रह गया। यूं तो इस शहर की बात ही कुछ जुदा है। ये हकीकत संत और हकीकतमंद लोगों का शहर है। ये रूहानी और रोमानी शायरी का शहर है। ये वसीम बरेलवी का शहर है। यहाँ के लोगों में कुछ मुख्तसर सी बात है। इस शहर से हर किसी को प्यार है। 1537 में यूं तो इस शहर की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1966 में जब फिल्म मेरा साया आई तो वो गाना बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो दिल से पूरी तरह से युवा है, लेकिन उम्र उनकी 115 साल बताते हैं। हम बात करते हैं आज ज़हूरियत हुसैन काज़मी साहब से। काज़मी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी। ये बताइए कि आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ, वोट करना चाह रहा हूँ। हर साल वोट करने जाते हैं? हाँ, हर साल करना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 115 साल। ये कैसे मालूम आपको कि आपकी उम्र 115 साल है? कागजों में है? हाँ, कागजों में भी। सुरमा भले ही भोपाली हो, लेकिन सूरमा था उनकी आंखों में तो वो बरेली का। नजाकत और नफासत दोनों में खूबसूरती दिखाती है ये चीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरमा यहाँ बरेली में सदियों से बनता आ रहा है। ये इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसे शुरुआत हुई? ये सुरमा बरेली शरीफ में सन 1794 में फर्म कायम की हमारे लकड़ दादा थे मोहम्मद हाशम साहब, जो मोहम्मद हाशम के नाम से ही सुरमा आज पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो, कहीं भी उसी नाम से सुरमा बिकता है। शहर बरेली ने उम्मीदों को परवाज दी है, एक नई उड़ान दी है। नीले उन्मुक्त गगन में जब ये पतंगे ऊपर दिखाई देती हैं तो जहन में एक सवाल गूंजता है कि आखिर ये डोर कहाँ बनती है। इस डोर को यहाँ माझा कहते हैं और ऐसी ही एक दुकान पे हम हाजिर हैं। अब जो इतना पुश्तैनी काम है इनका, उसकी स्थिति इस शहर में क्या है और चाइनीज माजे के आने के बाद कितना असर पड़ा है। ये तो समझिए कोई 200-250 साल पुराना मतलब कारोबार है और ये इस कारोबार से 10,000 परिवार जुड़े हुए हैं
कि जब से ये चाइनीज माजा जो प्लास्टिक का माजा है, इससे 10,000 परिवार बिल्कुल इससे बर्बाद हो गए और इस कगार पे आ गए। कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, कोई आदमी फ्रूट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब मोदी जी पहली सभा में आए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, उन्होंने ये कहा था बरेली का माजा और गुजरात की पतंग जब तक नहीं होगी, जब तक पतंगबाजी में मजा ही नहीं आएगा। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे भैया। जो कुछ आपने देखा ये सब कुछ नहीं है बरेली, इसके अलावा बहुत कुछ है बरेली, बहुत खूबसूरत है बरेली। और खास तौर पे यहां के इतने प्यारे लोग आज हमारे बीच हैं। लेकिन दुश्वारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, मुसीबतें भी हैं और चुनाव का वक्त भी है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए, इन दुश्वारियों को दूर करने के लिए हम चुनते हैं उन नुमाइंदों को जो तय तो करते हैं हमारी किस्मत, लेकिन बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ रह जाता है। कई बार कुछ भी नहीं होता और सब कुछ छूट जाता है। तो इन दुश्वारियां, इन परेशानियों पर चर्चा करेंगे हम आज। मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी, क्योंकि हमारा यह कार्यक्रम दंगल 2017 इस देश का, इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और हमारी यह कोशिश है कि हर छोटी आवाज उस नुमाइंदे तक पहुंचे जो ये अपने आप को सोचता है, मानता है कि कल हमें मौका मिलेगा इस शहर की नुमाइंदगी करने का। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, मोटा मोटी सबका रिप्रेजेंटेशन इस शहर में रहा है। थोड़ा ज्यादा रहा है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो अगर रहा है तो सवाल भी उनके लिए ज्यादा है और जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। मेरा सवाल यह है कि अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों के हाथों में काम नहीं होगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग धीरे धीरे करके बंद होते चले जाएंगे, तो इस शहर के लोग क्या करेंगे? या तो आप उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करें और या फिर उस उद्योग को बढ़ावा दें। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे है। संतोष गंगवार जी काफी लंबे समय से हैं, केंद्र में बहुत दिनों तक मंत्री भी रहे। क्या हो रहा है इस शहर में? मुझे याद है मैं किसी से मिला आज, तो उसने कहा कि यह शहर एक तरफ यह रबड़ की फैक्ट्री का सायरन और दूसरी तरफ चीनी की मिल के चिमनी से उठने वाली धुएं से हम अपनी सुबह और शाम तय करते थे। आज की तारीख में ये दोनों नहीं है। क्या कारण है? इसके लिए संतोष गंगवार जी को जिम्मेदार ठहराने वालों से मेरा सवाल है कि पिछले 5 साल से यहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार है। उन्होंने इस 5 साल में इन दोनों फैक्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए और नए उद्योग कितने लगा दिए। इन 5 वर्षों में यहां से अनेकों मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के। इस प्रदेश में जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने कितनी नई फैक्ट्रियां लगवा दी, उनके बारे में बताएं। और जो किसी वजह से अगर बंद हो गई थी तो उसको रिवाइव करने के लिए प्रदेश के मुखिया की हैसियत से उस मुखिया ने क्या किया है, क्योंकि उसकी इंटेंशन सही नहीं थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। अच्छा लग रहा आप ताली बजा रहे हैं तो, लेकिन एक सवाल और करता हूं मैं उनसे। मुझे यह बताइए कि कई बार अगर नहीं तो कम से कम 2 बार तो मेरे जहन में है कि वो मंत्री रहे। एक काम बताइए इस शहर में जो उन्होंने बड़ा कर दिया। वो संतोष गंगवार जी 2 बार मंत्री रहे और इस देश के उन गिने चुने शख्स में से हैं जिनको टिप्स पे गिना जा सकता है जो 7 बार सांसद रहे। इस देश में ऐसे लोकप्रिय 7 बार के सांसद कम है। ये इस जनता का प्यार है। उन्होंने कुछ काम किए होंगे जो 7 बार चुन के भेजा है, वरना कोई दोबारा नहीं चुना जा सकता। भाई बात में तो दम है भाई, आखिरकार 7 बार तो चुन के गए हैं, शायद 1 बार हारा वो हाल में, बीच में उन्होंने 2004 का चुनाव। लेकिन मसला ये नहीं है।
मसला यह है कि अगर आपकी मोहब्बत उनसे है तो उनकी भी मोहब्बत आपसे होनी चाहिए। सुबलेश जी, इनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी यहां राज्य में है, केंद्र में यह जरूर है, हालांकि इससे बच नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि आप राज्य में हैं तो इस शहर के लिए आपने क्या किया? तमाम लघु और मध्यम उद्योग धंधे हम लोगों ने बरेली में लगाए हैं। जहां तक हमारे साथी अभी कह रहे थे, 7वीं बार आदरणीय संतोष गंगवार जी यहां से सांसद हैं। रोजगार देना तो दूर, यहां के बरेली के लोगों से, तमाम लोगों से रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। रबड़ फैक्ट्री, जिसे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाता था, वो बंद हो गई। नेकपुर की चीनी मिल बंद हो गई, टर्पेंटाइन फैक्ट्री बंद हो गई, यहाँ जो कैंपर फैक्ट्री है वो बंद होने जा रही है। बिल्कुल तमाम छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने जा रहे हैं। सुबलेश जी, ये समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश में तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया, और हमें खुशी इस बात की है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी ने भी माननीय अखिलेश यादव को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री करार दिया है। ओहो, मेरा ये, मैं सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं मानता हूं। मेरा तो सिर्फ ये जानना है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए समाजवादी की पार्टी की सरकार ने, इन्होंने माना कि चलिए कुछ नहीं किया। आपने अभी बोला कि तमाम उद्योग धंधे, जी कौन से वो उद्योग धंधे हैं, ये तो बताइए इनको। देखिए, नवाबगंज में फैक्ट्री लगवाई हम लोगों ने, हमने परसाखेड़ा में फैक्ट्री लगवाई, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने का काम किया। मैं इस वक्त बरेली और बरेली के इलाके की बात कर रहा हूं सुबलेश जी। मैं वही बता रहा हूं, परसाखेड़ा बरेली में ही आता है, मैं उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बरेली में ही आता है, मैं उत्तर प्रदेश में और देश में भी आऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगवाए और बरेली में भी हमने कई फैक्ट्रियां लगवाई। ये लोग यहाँ, इनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का शहर से, कैंट का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, बगल वाली कैंट से 7 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आंवला के सांसद भारतीय जनता पार्टी के। ये बताएं, इन्होंने अब तक केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक भी उद्योग धंधा लगवाया हो तो बता दें। अखिलेश जी ने तमाम बेरोजगार नौजवानों को एक कन्विंसिंग जवाब चाहिए। देखिए, ये जितने भी सवाल हैं, ये जितने भी सवाल हैं, ये आप ही के हैं जो मैं पूछ रहा हूं। अरे जो आप पूछ रहे हैं, जो आप प्लीज बैठे, आप बैठ जाइए पहले, आप बैठ जाएं, मैं आपके पास जरूर बात करने आऊंगा। देखिए, आपके शहर की एक खासियत है, आपकी एक खूबसूरती है, और उस खूबसूरती को, उस खासियत को खत्म मत होने दीजिए। आप तमीज और तहजीब के लिए जाने जाते हैं जनाब, और उसकी कद्र कीजिए। आप बैठ जाइए, मैं आपके पास तो आऊंगा ही, लेकिन आपके हर सवालों का जवाब इन नुमाइंदों से पूछूंगा। फैक्ट्री के आप बैठे। आदरणीय सुबलेश जी की बात का जवाब, मेरे भाई सुबलेश जी की बात का जवाब मैं ऐसे दूंगा, ये जवाब लें कि ये कहते हैं कि काम बोलता है। आज जब इनसे पूछा जा रहा है कि क्या काम किया है, तो ये बोल नहीं पा रहे हैं कि कौन सा काम बोलता है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश बोल रहा है। बरेली में बताइए, काम बोलता है। बरेली झूठे में नारे, बताइए। झूठे वायदे, ये आपकी फितरत रही है। 1991 से नारा देते चले आए, भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अच्छे दिन भी लाएंगे, मगर तारीख कभी नहीं बताएंगे। ये हालत है आप लोगों की। कभी तो सच बोल दो। झूठों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। बरेली की बात करें, झूठे बरेली की बात झूठे वायदे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। सुबलेश जी, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। देखिए, आप इसलिए बोलना चाहते हैं कि इनको सुनाई दे। अगर आप आपस में लगातार बोलेंगे तो इन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा। अगर अपनी आवाज को सुनाना चाहते, देखिए वक्त बहुत कम रह गया है। आज 73 विधानसभाओं पे चुनाव हो चुका है, उनकी किस्मत तय हो चुकी है। कितने दिन बचे हैं? 15 तारीख को आप वोट करने जा रहे हैं। अगर आज भी आपकी आवाज इनको सुनाई नहीं दी, तो फिर आप करेंगे क्या? इनका कैसे तय करेंगे कि हम किसको चुने? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो बोलें वो वहां तक पहुंचे। वहां तक मतलब आपके शहर की, आपके इलाके की पूरी जनता तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। हम आपसे फिर जानना चाहते हैं
कि ये बताएं कि कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए और खास तौर पे बड़े उद्योग के लिए केंद्र की जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। उसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात सही है, पिछले एक लंबे अरसे से निवेशक नहीं थे। माननीय अखिलेश जी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश ही नहीं, विदेशों के भी जो निवेशक थे वो उत्तर प्रदेश में आज पैसा निवेश करना चाहते हैं, फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। नोएडा में, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, बरेली के अंदर तमाम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाई हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमने सारी सड़कों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। एक्सप्रेस वे हम लोग बनवा रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपका आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे हो, तमाम एक्सप्रेस वे। यहाँ बरेली में अगर आप देखें तो यहाँ बरेली से बागेश्वर रोड 4 लेन हमने कराया, बदायूं रोड हमने 4 लेन कराया, हम दिल्ली ये बरेली का बाईपास हम लोगों ने बनवाया, इसके साथ ही दिल्ली लखनऊ वाला हाईवे हम लोग बनवाने जा रहे हैं। तमाम ऐसे काम है। ये कहावत भी है, अमेरिका में एक कहावत कही जाती है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि सड़कें, अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। निश्चित रूप से अगर सड़कें अच्छी होंगी तो उत्तर प्रदेश का विकास भी ज्यादा तेजी से होगा। बिल्कुल शुभलेश जी, आपका ये मानना, आपका ये कहना और आपके मुख्यमंत्री की ये सोच बिल्कुल जायज है, लेकिन एक तरफ सोच अमेरिका जैसी है तो दूसरी तरफ सोच यहां के क्राइम, यहां के लॉ एंड ऑर्डर, यहां की व्यवस्था के बारे में आपकी सरकार को सोचना बहुत लाजमी है। उस दिशा में आपको क्या लगता है कि उन्होंने उचित काम किया है? मैं इन भाई साहब की बात का जवाब दूंगा कि अमेरिका जैसी सड़क और पब्लिक मीटिंग में बोल रहे कि कटिया डाल के बिजली चोरी करो, यह कैसी विचारधारा? अधूरा एक्सप्रेस वे में आपको हमारे नगर के विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सवाल उठाए कि कितनी फैक्ट्री प्रदेश में लगी हैं। उन्होंने कहा 14 MOU साइन हुए। आपने क्या किया? उसमें से एक दूसरों पे सवाल उठाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। लोग कहां चले गए? कभी कुछ नहीं करती। उन्होंने कहा बाकी 13 लोग लगाने ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो 14 फैक्ट्री जो लगी उसमें से एक फैक्ट्री नोएडा में लगी और 13 चले गए। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल फैक्ट्री नहीं लगी है। अगर फैक्ट्री, वो लोग सवाल उठा रहे हैं जवाब दे लूं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भगोड़ा घोषित है, तड़ीपार घोषित है, प्रदेश अध्यक्ष दर्जनों मुकदमे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, जहां गायत्री प्रजापति जैसे खुद सस्पेंड करने के बाद खुद दोबारा ले लिए जाए, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो दूसरों के ऊपर तोहमत लगाएं। अपने अपराधी मंत्रियों को निकालने के बाद ले लेते हैं, ये कोई बात ही नहीं होती। भारत माता को डायन कहने वालों की पार्टी नहीं चलेगी। मुकाबला समाजवादी पार्टी करेंगे। एक सेकेंड एक मिनट। बहुत अच्छी बात है कि कोई इधर का समर्थक है, कोई इधर का समर्थक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि ये दंगल तो है, लेकिन ये चुनावी दंगल है। इनको सुनना बहुत जरूरी है, सुनेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं हिंदुस्तान बिल्कुल जिंदाबाद, लेकिन मेरी बात सुने, पहले अपने नुमाइंदों की सुनिए। आंख मूंद करके समर्थन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत कम वक्त बचा है वोट करने में। इनको सुनिए, इनको जानिए, इनको पहचानिए, इनको समझिए और तब वोट करिए। हमारे साथ चारू मेहरोत्रा जी भी हैं और वो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की भी कमोबेश स्थिति यहां ठीक ठाक रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मैं कि आप कितनी संतुष्ट हैं यहां के विकास को लेकर के? पूरी ईमानदारी से बात करें आज। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं जनता के दरबार में हूं और कांग्रेस का पक्ष रखने का मुझे मौका मिला है, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कहूंगी कि जो चर्चा और जिस पर इतनी दंगल हो रहा है बातों का,
वो सारी की सारी उद्योग और फैक्ट्रीज जो थी वो कांग्रेस के जमाने में ही लगी थी। जब एनडी तिवारी जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उस जमाने में ही ये फैक्ट्री वगैरह लगी थी, और जिसके बारे में कांग्रेस वो बीजेपी वाले बार बार दोषारोपण कर रहे हैं कि राज्य में है कि आज तिवारी जी भाजपा में। हाँ ठीक है, भाजपा में कोई बात नहीं, कोई बात चलिए नहीं, कोई बात नहीं, भाजपा में है चाहे सपा में है चाहे इस समय कांग्रेस की में। स्थिति में अगर तिवारी जी भाजपा में जा रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं। अगर आज की स्थिति में वो आपके यहाँ जा रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, आपने जरूर संभालें। और मेरा दूसरी बात ये कहना था कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र राज्य में सपा सरकार है, तो मेरा ये कहना है कि केंद्र में और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव हमारे इस बरेली शहर ने 7 बार संतोष गंगवार जी को चुनकर दिया, उसके बाद राजेश अग्रवाल जी भी एनानिमसली चुने गए। तो मेरा इतना सा कहना है कि आप उनके ऊपर दोष आरोपण करें, वो हमारे ऊपर करें। और मेरा ये मानना है कि जब केंद्र में कोई सरकार है, वो सरकार का ओहदा बड़ा होता है। अगर राज्य सरकार उसकी बात को नहीं मान रही है, जैसा इनका कहना है, तो ये भी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदे भी थे, रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और हर सरकार में, चाहे वो बसपा रही चाहे वो कोई सरकार रही, उसमें ये नुमाइंदे रहे, लेकिन उसके बावजूद ही इन्हें पद भी मिले, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, मैं कह सकती हूँ अचीवमेंट के नाम पर हमारे यहाँ के उद्योग धंधे बंद जरूर करवा दिए, ये अचीवमेंट जरूर हुआ। नहीं चारू जी। और दूसरी बात, हमें लगा कि हाँ, मैं आपका जवाब दे रही हूँ, मुझे मालूम था यही होगा, मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। मैं जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। उसका जवाब मेरा यह है कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो सरकार ने मनरेगा जैसी एक योजना निकाली जिसमें उन्होंने किसान और मजदूर तक की बात सोची केंद्र में रहकर। और आज की चारू जी हम उन तमाम मुद्दों पे, हम मनरेगा पे भी आएंगे, हम तमाम सरकार नहीं पूछ रहे हैं ना, केंद्र के तमाम। मैं इस वक्त एक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुझे मेरा जवाब है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हम नेशनल मुद्दों पे भी बात करेंगे, हम जरूर आएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय बरेली के उन मजदूरों की, उन गरीबों की जो आज मुफलिसी के साए में जी रहे हैं। जी, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, यहां की फैक्ट्रियां बंद हो गई। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसान आज गन्ना तो उपजाता है लेकिन उचित भाव नहीं मिल पाता है। हम इनकी बात पहले करें, उसके बाद हम केंद्र के तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे हम जरूर आएंगे। मेरा सबसे, मैं जो सवाल इन दोनों लोगों से था, जो सपा और भाजपा के लोगों से, आपसे भी, देखिए आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। नहीं, बिल्कुल आप भले ही समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं, नहीं बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की तमाम कमियों को आपको झेलना होगा और आपकी तमाम खूबियों को समाजवादी पार्टी को लेना होगा। देखिए, लेकिन केंद्र में आप लंबे समय तक शासन किए हैं। ये बरेली आज ये जिला नहीं बना है जी, इसकी स्थापना 1537 में हो गई थी, मुगलों के काल में, और आपने बहुत लंबा शासन किया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कहिए और या फिर केंद्र कहिए, दोनों जगहों। एक बात बताऊंगी, एक बात का उदाहरण दूंगी जिससे आपकी समझ में आएगा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार रही है, बिल्कुल सही है, और वहां से जो योजनाएं चली उसका लाभ हम बरेली वाले नहीं उठा पाए। मैं इसका एक उदाहरण दूंगी। मुझे एक जांच कमेटी में रखा गया था, तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना का उदाहरण दे रही हूं कि गांव में हमें देखना था कि उनके पोल लगे या नहीं लगे। जब मैं वहां पोल चेक करने के लिए वहां गई तो वहां पर पता चला कि राजीव गांधी विद्युत परियोजना की जगह वहां पर काशीराम विद्युत परियोजना के उसको स्टिकर्स मिटाकर उसके ऊपर वो छप के जा रहे थे। इसकी फोटोग्राफ भेज के हमने वहां उसको करा। तो मेरा इतना सा कहना है कि कोई भी योजना केंद्र की जब यहां आती है, अगर हमारी अपने नुमाइंदे यहां नहीं होते हैं और हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हमें ऐसा होता है। इसीलिए गठबंधन की सरकार में हमें विश्वास है कि हमारी बहुत सारी योजनाएं जो काम नहीं कर पाई वो सहयोग से होंगी। चारू जी, आप ही की बात पे मैं जनता से एक सवाल लेना चाहता हूं। देखिए भाई, बात बड़ी होती है, लंबी चौड़ी। आप हमको एक बात बताएं, बहुत कहा जाता है कि अगर केंद्र में किसी और पार्टी का शासन हो और राज्य में किसी और पार्टी का शासन हो तो सामंजस्य नहीं बैठता, दिक्कत आती है। क्या लगता है आपको? दिक्कत आती है? ये एक मिक्स रिएक्शन है। एक मिनट,
सुबलेश जी एक मिनट, 3 बार उन 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। एक मिनट रुक जाए, मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर दिक्कत आती है, अगर और या नहीं आती है, हम दोनों ही स्थितियों की बात क्यों ना इस ब्रेक के बाद, लगातार मुझे कहा जा रहा है कि छोटा सा ब्रेक ले ले, और ब्रेक ले करके इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। इस बात में दम है और यह तय करना है कि हमें करना क्या है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नजर नहीं आते, और यही वजह है कि हम भी नजर नहीं आते। मिट्टी के घरों को देखना जरूरी है, ये आप लोगों को समझना भी जरूरी है। बात कर रहे थे हम यहां के उद्योग की, यहां के रोजगार की, और हम चर्चा कर रहे थे कि यहां के उद्योग की, तमाम ऐसे उद्योग जो एक लंबे समय से अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे हैं, कोई 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, एक लंबा वक्त उनका रहा यहां, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्या कोशिश कर रही है यहां की सरकार प्रदेश की, और क्या कर रही है केंद्र की सरकार उनको जिंदा रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए? क्योंकि दुनिया में आज भी यहां की जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जैसे जरी का काम है जनाब, जैसे सूरमा का काम है, ये तमाम चीजें आज भी दुनिया देखती है, इनको, बरेली को देखती है उस नजर से, वो आती है, समझती है। लेकिन ऐसा क्या है, आपकी सत्ता, आप सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो परेशानी बढ़ती है। क्या किया जा रहा है, क्या करेगी सरकार, आप बताएं। देखिए, उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया। लघु और उद्योग धंधे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से खत्म हो गए थे, उन उद्योग धंधों को फिर से जिंदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हमने फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा दिया। हम बार बार मांग करते हैं कि पूरे देश में आज चाइनीज माजा जो है वो बहुत तेजी से कारोबार के फैल रहा है। बरेली में माजा उद्योग बहुत बड़ी तादाद में होता है। कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी, कई लोगों की गर्दन भी कट चुकी है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बरेली आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी कि हम बरेली के माजा उद्योग को बढ़ावा भी देंगे, निर्यात को भी माजे के बढ़ावा देंगे, और जो चाइनीज माजा है उस पर प्रतिबंध भी लगाएंगे। मगर आज तक जैसे और नारे खोखले, वैसे ये नारा भी खोखला साबित हुआ, और चाइनीज माजे पर अभी तक सुबलेश जी उन्होंने यहां तक कहा था कि बरेली का माजा गुजरात में जाता है, अगर गुजरात में नहीं जाता तो गुजरात में पतंगे नहीं उड़ती। बरेली के माजे के बारे में हमको लगता है कि देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और जो भी शौकीन है पतंग उड़ाने के, खासतौर पे त्योहारों के मौके पे हिंदुस्तान में एक अच्छा खासा उद्योग है। उसके लिए कम से कम मैं उम्मीद करता था कि आपकी और आपकी भी पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी। आज मेरी बात हो रही थी एक माजा बनाने वाले से, उसने कहा जनाब 10,000 परिवार ऐसे हैं जिनके हाथ में अब कोई रोजगार नहीं है। चीन का माजा दुनिया में, देश में बिकना शुरू हो गया है। जो कद्र एक जमाने में हमारी थी वो गायब होती जा रही। हमने पूछा कि आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसने जानते क्या कहा? कौन सुध लेने वाला है हमारी, कौन पूछता है हमारी?
चुनाव के मौसम में लोग जरूर आकर के ढेर सारे वायदे करके जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा कोई नजर नहीं आता। उनके दर्द को कौन समझेगा? डॉक्टर साहब, आप लंबे समय रहे, आपकी पार्टी लंबे समय रही, कुछ तो करिए उनके लिए। और जो तोहमत अब तक लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने नहीं किया, अगर केंद्र में एक सरकार हो और वही पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी हो, तो निश्चित रूप से विकास की ऐसी गंगा बहेगी कि कहीं कोई रोकने वाला नहीं होगा। सुनिए, 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, तब दोनों जगह सरकार रही, तब क्या किया? यहां पर क्या हाल रहा? तब क्या किया? इनका कहना है कि आप तो केंद्र में भी रह रहे हैं, पहले भी रहे और राज्य में भी रहे, और तो ऐसा बरेली के लिए क्या कर दिया इस क्षेत्र के लिए? क्या? क्योंकि हम बरेली के लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो एक समय बरेली की मेरी इस आम जनता, आदरणीय जनता ने देखा था कि इस बरेली की मेयर कांग्रेस की थी, यहां पर सांसद कांग्रेस का था और यहां का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का था। तब इन तीनों ने यहां रहते हुए ऐसा क्या काम कर दिया यहां पर इस देश के शहर के लिए? क्या कर दिया? आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, तो हम कांग्रेस की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं चारू जी, ये सवाल आपके लिए जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं इसका क्योंकि जवाब जिम्मेदारी तय करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जब हमारी मेयर भी कांग्रेस की थी और हमारे एमपी साहब भी कांग्रेस में थे, तो यहाँ पर जो 4 लेन वगैरह का जो रोड्स हैं, इनको डेवलप कराया गया। यहाँ से मांझे की जो कारीगर है मांझे के, उनकी बात को रखा गया। उसके बाद पतंग के व्यापार के लिए रखा गया और ये कहा गया कि जो जरी जरदोजी का काम है उसके जो कारीगर हैं, उन लोगों की मदद कैसे की जाए, इसके लिए प्रयास किया गया। आप ये बताइए, बहुत देर से सुन रहे हैं इन लोगों की बातें। एक मिनट बैठ जाओ मेरे भाई, इनकी बातों को सुन लो। आप ये बताओ कि नहीं, आपको नहीं लगता है कि कुटीर उद्योग लोगों के हाथों में काम की जरूरत है? और कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बसपा की रही हो, भाजपा की रही हो और या समाजवादी पार्टी की रही हो, जो न्याय उसको करना चाहिए था उसने इस जगह के लिए, इस शहर के लिए नहीं किया है। ये मानना पड़ेगा आपको और ये तय करना पड़ेगा आज कि मुझे ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जरूरत है जो आने वाले दिनों में कम से कम हमारे इस शहर के लिए कुछ करें, ताकि इस शहर का विकास हो सके, इस शहर की तरक्की हो सके। एक और सवाल है, मैं बिल्कुल आपके पास ही आऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सुने, हम आपके पास लंबे समय, जरा शांत हो जाए, पहले आप शांत हो जाए, आप बिल्कुल शांत रहें। मैं आपके पास आऊंगा और जनता केवल आप नहीं है, ये पूरा बरेली जिला है, लोग हैं। मैं आपके पास बात करूंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन सुनिए, आपने जो पीछे जो वोटिंग की है 2012 में, 2014 में, आइए हम उसके आंकड़ों को देखते हैं कि क्या परसेंटेज रहा है, किस तरह से इस इलाके ने तमाम अलग अलग दलों को वोट किया है। सुरमा और झुमका के लिए मशहूर बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर बीएसपी के साथ ही 1 सीट पर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि IEMC काबिज रही। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में बम्पर वोटों के साथ संतोष कुमार गंगवार ने बरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी का परचम बुलंद किया। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट गणित की। बहेरी सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी 23.98% वोट लेकर विजेता रही।
तो लोकसभा चुनाव 2014 में 29.52% वोट मिले। बीजेपी को 23.97 और 45.22%, बीएसपी को 19.02 और 21.27% वोट मिले। कांग्रेस को 1.85 और 2.46% वोट मिले। मीरगंज सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में बीएसपी ने 31.23% वोट लेकर जीत हासिल की, तो लोकसभा चुनाव 2014 में 15.02% वोट मिले। बीजेपी को 26.93% और 51.34% वोट मिले। एसपी को 19.19 तो 26.1% वोट मिले। कांग्रेस को 2.13 और लोकसभा में 4.61% वोट मिले। भोजीपुरा सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में आईईएमसी पार्टी 32.55% वोट लेकर विजेता रही, तो एसपी को विधानसभा चुनाव में 23.63 तो लोकसभा चुनाव में 33.61% वोट मिले। बीजेपी को 17.03 और 45.61% वोट मिले। बीएसपी को 9.50 और 13.07% वोट मिले। कांग्रेस को 7.36 और 5.24% वोट मिले। नवाबगंज सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी को 35.58% वोट मिले, तो लोकसभा चुनाव 2014 में 29.18%, बीएसपी को 26.17 और 11.05%, बीजेपी को 10.71 और 50.06% वोट मिले। कांग्रेस को 3.33 और 7.05% वोट मिले। फरीदपुर सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में एसपी 35.09% वोट लेकर विजयी रही, तो लोकसभा चुनाव 2014 में 28.89% वोट मिले। बीजेपी को 25.41 तो 45.58% वोट मिले। बीएसपी को 20.91 और 15.15% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 1.84 और 8.43% वोट मिले। बिथरी चैनपुर सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में बीएसपी ने 26.87% वोट लेकर जीत दर्ज की, तो लोकसभा चुनाव 2014 में 15.93% वोट मिले। एसपी को 25.23% तो 28.62% वोट मिले। बीजेपी को 8.26 और 45.72% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 1.36 और 7.8% वोट मिले। बरेली सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में बीजेपी को 37.19% वोट मिले, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में 55.64% वोट मिले। एसपी को 22.60 और 24.36% वोट मिले। बीएसपी को 11.73 और 7.09% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 4.32 और 10.7% वोट मिले। बरेली कैंट सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में बीजेपी 33.71% वोट लेकर विजयी रही, तो लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी को 54.56% वोट मिले। एसपी को 21.40 और 22.71% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 10.59 और 15.55% वोट मिले। वहीं बीएसपी को 10.31 और 5.08% वोट मिले। आंवला सीट पर विधानसभा चुनाव 2012 में बीजेपी ने 30.85% वोट लेकर जीत हासिल की, तो लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी को 42.88% वोट मिले। एसपी को 28.17 और 28.35% वोट मिले। बीएसपी को 24.96 और 17.15% वोट मिले। कांग्रेस को यहां 9.55 और 9.52% वोट मिले। और अब देख लेते हैं 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। बहेरी विधानसभा सीट पर एसपी के मौजूदा विधायक अताउर रहमान दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के छत्रपाल सिंह, बीएसपी के नसीम अहमद और आरएलडी के प्रियवन गंगवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। मीरगंज विधानसभा सीट पर बीएसपी ने मौजूदा विधायक सुल्तान बेग पर एक बार फिर भरोसा जताया है। बीजेपी के डॉक्टर डीसी वर्मा इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के नरेंद्रपाल सिंह तो आरएलडी के गंगा सिंह वर्मा ताल ठोक रहे हैं।
भौजीपुरा सीट पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IEMC से 2012 विधानसभा चुनाव में विधायक रहे शाजिल इस्लाम अंसारी इस बार SP के टिकट पर मैदान में हैं। बीजेपी के बहुरन लाल मौर्य दोबारा अखाड़े में उतरे हैं। BSP के सुलेमान बेग और RLD के गजेंद्र उम्मीदवार हैं। नवाबगंज सीट पर SP ने मौजूदा विधायक भगवत सरन गंगवार पर भरोसा जताया है। BSP ने वीरेंद्र सिंह गंगवार, BJP ने केसर सिंह तो RLD ने मोहम्मद असलम पर ताल ठोकी है। फरीदपुर सीट पर SP ने मौजूदा विधायक डॉक्टर सियाराम सागर को फिर से उम्मीदवार बनाया है तो BJP ने भी डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को और BSP ने विजयपाल सिंह को अखाड़े में उतारा है तो RLD से इस बार पूनम सेन उम्मीदवार है। बिथरी चैनपुर सीट पर BSP ने मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह को दोबारा दंगल में उतारा है तो SP ने वीरपाल सिंह, BJP ने राजेश कुमार मिश्रा तो RLD ने मोहम्मद शरीफ को इस बार मैदान में उतारा है। बरेली सीट पर BJP ने मौजूदा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को मौका दिया है तो कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल, BSP के अनीस अहमद खान और RLD के इक्तिदार उद्दीन चुनावी अखाड़े में हैं। बरेली कैंट सीट पर BJP के मौजूदा विधायक राजेश अग्रवाल को उतारा गया है तो कांग्रेस के मुजाहिद हसन खान, BSP से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और RLD से अतुल सक्सेना इस बार मैदान में हैं। आंवला सीट से BJP के मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह भाग्य आजमा रहे हैं तो SP से सिद्धराज सिंह और BSP से अगम कुमार मौर्य इस बार ताल ठोक रहे हैं। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम दंगल 2017 में। यह कार्यक्रम खास है, इसलिए भी खास है क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए है, आपको इन लोगों से जोड़ता है, इनके जवाबों को जानने की कोशिश करता है और यह तय करने की कोशिश करता है कि आखिर जब 15 तारीख को आप वोट करने जाएं तो क्या आपने जो चुना है वो ठीक है या गलत हुआ। देर हो गई है, राजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ आ गए, पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। चुनाव का वक्त है और कैंपेनिंग में थे, हमको लगता है गुप्ता जी, इसी वजह से देर हुई। तो चूंकि आप आ ही गए हैं तो आपसे बातचीत कर ली जाए। जिम्मेदारी जितनी इन लोगों की बनती है उतनी आपकी भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार आपकी भी इस राज्य में रही है और आप लगातार इस कोशिश में हैं कि हाथी को इस बार इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाएं कि वो लखनऊ की कुर्सी पे पहुंच जाए। तो मेरा यह कहना है कि एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछूंगा, सारी पार्टियों से पूछूंगा। आपको जवाब मेरा देना है गुप्ता जी, उनका नहीं। मेरा सवाल, चूंकि प्रत्याशी है जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल स्वीकार करता है। आप मुझे 3 कारण बताएं जी कि ये जनता जो यहां बैठी है, जनता ही नहीं, जनता जनार्दन भी है जी। 3 वजह, सिर्फ 3 वजह जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी को या आपको ये क्यों चुना। गुड। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो सड़ी हुई खराब कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। चलिए, अरे भाई जवाब तो ले लो, सबसे पूछेंगे। 1 मिनट। हाँ, नंबर 2, जितना भी उद्योग और व्यापार का पलायन हुआ है
गुंडागर्दी के कारण उस उद्योग और व्यापार को फिर से पुनर्स्थापन करेंगे, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। तीसरी बात, नंबर 3, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आपस में लड़ने झगड़ने के कारण प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है, उस सारे नुकसान की भरपाई बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर की जाएगी। बहन मायावती जी करेंगी, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। गुप्ता जी एक मिनट। अब आपने अपने 3 वजह दे दिए, 3 कारण दे दिए, ये इनके ऊपर छोड़ते हैं। आपकी बात पे ये कितना यकीन करते हैं नहीं करते हैं ये तय करेंगे। 1 मिनट, एक बार सबसे पूछ लें फिर आएंगे आपके पास। सुन तो लीजिए, पूछने में फिर मजा आएगा। बस बताएं डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी को यहां की जनता आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो आपको चुने? 3 कारण पूछता हूं सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसा एकमात्र राजनीतिक दल है जहां पर भारत, भारतीयता और भारतीयों का स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया गया है। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को जब टिकट नहीं मिलती है तो वो यहां पनाह पाते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने बारे में बताएं कि आपको क्यों चुने? इसी वजह से अगर हमको बरेली के विकास की बात करनी है, अगर इनका जवाब सुन लें, आप अपना देखिए, अगर आप अपनी वजह नहीं बताएंगे तो फिर यही होगा। आप बताएं तीसरा मैं आपको बताता हूं। आप अगर भाजपा के संकल्प घोषणा पत्र को देखेंगे, वो किसान की बात करने वाला है, वो महिलाओं की बात करने वाला है, वो उद्योगों की बात करने वाला है, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाला है। चलिए डॉक्टर साहब जल्दी से, समाजवादी पार्टी, 1 मिनट, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र, बात 1 सेकेंड, एक बात कह के फिर हम समाजवादी पार्टी पे आते हैं। घोषणा पत्र की बात है, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम लैपटॉप देंगे, हम साइकिल देंगे, हम घी देंगे, हम दूध देंगे, हम बिजली देंगे, हम पता नहीं क्या क्या देंगे। एक मिनट, एक बड़ी यहां के जो जहीन लोग हैं, मैं उनके लिए एक बड़ी शानदार बात बताता हूं। एक नेताजी ने भेड़ों की एक झुंड से पूछा और कहा कि जाड़े का मौसम है, मैंने तय किया है कि इस बार हम सभी भेड़ों को एक एक कंबल देंगे। एक मेमने ने मुस्कुराते हुए अपनी मां से पूछा कि ये ऊन कहां से लाएंगे? तो किस चक्कर में पड़े हो आप? अरे ये ऊन भी आप ही का है और ये कंबल भी आपका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो हमारे नुमाइंदे चुन के आते हैं, हम किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो टोल हो, ये पैसा हमारा है। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आपको फक्र होना चाहिए, जैसे आपको बरेली का होने का फक्र है। आपको फक्र होना चाहिए कि ये पैसा हमारा है। बातें ये जो भी कर लें, ये हमारा ही पैसा आपको बांटते हैं, आपका ही पैसा है जो आपको बांटते हैं। लेकिन फिर भी बात हो रही थी घोषणा पत्र की। घोषणा पत्र की हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी को यहां के लोग, हम 3 कारण जानना चाहते हैं कि आखिर वोट क्यों दें। ये जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश मान के चल रहा है कि देश और प्रदेश में विकास का पर्याय माननीय अखिलेश यादव जी है, और इस चुनाव में भी हमारा मुद्दा विकास ही रहेगा। सारे के सारे दल आज माननीय अखिलेश यादव जी की नकल कर रहे हैं, जो जिनका कभी मुद्दा विकास नहीं रहा, वो भी आज ये कह रहे हैं कि हम मूर्तियां ना लगवा के विकास करवाएंगे। हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा विकास है। जो उत्तर प्रदेश काफी पिछड़े सूबों में कहा जाता था, उसे देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। एक एक मुद्दे पे बात करें, बड़ी बातें करेंगे, लोगों को समझ में नहीं बड़ी बात नहीं है जी, हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। बताइए। हमने झूठे वायदे नहीं किए। मेट्रो की कल्पना भी उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता था, हमने मेट्रो चलवा दी।
आज हम शहरों में 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमने ये भी तैयार किया है प्लान कि हम अगली सरकार हमारी बनेगी, तमाम हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं। अगली बार शहरों को तो 24 घंटे बिजली देंगे ही, हम गांव को भी 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। डायल कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है। हमने डायल 100 जैसी योजना चलाई है जो देश के किसी दूसरे सूबे में नहीं, किसी दूसरे सूबे में नहीं। 102 एम्बुलेंस सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा, ये ऐसी अनूठी योजनाएं हैं जो हमने धरातल पर साबित करके दिखाई हैं। ये हमारे कोकले बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक मिनट अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, मैडम आपसे भी हम आप पे लौटते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपने बात बिजली की है जी, सवाल लेते चलते हैं, बात करते चलते हैं। मेरी समझ से, मेरी जानकारी में, यहां मीरगंज तहसील है और वहां पे करनपुर गांव है, शायद आप लोग जानते होंगे उस गांव को जी। एक किसान जो वहां पे प्रति एकड़ करीब करीब सैकड़ों क्विंटल गन्ना उगाता है और उसकी परेशानी जानते हैं क्या है सुब्लेश जी? उसका सिर्फ एक कहना है कि अगर वो गांव, वो घर, वो किसान अगर 1 एकड़ में इतनी ज्यादा अगर पैदावार कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। थोड़ी तकनीक उनके पास ऐसी है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि शायद उसको बिजली और पानी की कठिनाई है। इस बिजली पानी की कठिनाई के लिए 5 साल सत्ता में रहे आप। आज आप कह रहे हैं कि हम बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, हमने इस बार भी किया। जो बुंदेलखंड बिल्कुल विकास से अछूता था, हमने कई वहां पर बिजली के कारखाने लगाए, हमने वहां पर कोयले के भी कारखाने लगाए, हमने वहां तमाम इस तरह की योजनाएं दी। पानी से लेकर सारी बुनियादी जो जरूरत थी उनको पूरा करने का काम किया। हम बराबर में हमारे जिला शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर जिला है, वहां भी हमने बिजली के कारखाने लगाए। देखिए, लोग कन्विंस हैं आपकी बात से, लोग कन्विंस नहीं है और वो किसान भी कन्विंस है। इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम चुनावी दंगल 2017 में। चुनाव के मौसम में बहुत से ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे चरित्र होते हैं जो इस चुनाव में भी मौज ढूंढ लेते हैं। वैसे ही एक मेरठ से हैं पॉपुलर मेरठी साहब, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ दर्शकों, मैं फिर हाजिर हो गया हूँ पॉपुलर मेरठी इस चुनावी दंगल में, इस सियासी दंगल में। तो मेरा भी, मैं देखिए कब बराबर आ रहा हूँ आपके दरमियान और आपसे इल्तिजा गुजारिश कर रहा हूँ कि टिकट दिला दो। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो, असेंबली के लिए दिला दो। कि हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ, हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ। मैं मुश्किलों से वहाँ से निकल के आया हूँ, हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ। मैं मुश्किलों से वहाँ से निकल के आया हूँ। जहाँ पे मैं था वहाँ से टिकट नहीं मिला आपके, जहाँ पे मैं था वहाँ से टिकट नहीं मिला आपके, तो अब चुनाव में टोपी बदल के आया हूँ। जनाब, बहुत से लोग इस चुनावी दंगल में किस्मत भी आजमा रहे हैं। अब देखिए कि मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला। मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है। इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और देखिए, खुदा ही जानता है अब कोई भूखा नहीं मरता,
खुदाई जानता है कि अब कोई भूखा नहीं मरता, मैं अपने भाषण में इतना राशन झोंक देता हूँ। खुदाई जानता है कि अब कोई भूखा नहीं मरता, मैं अपने भाषण में इतना राशन झोंक देता हूँ। मेरी तकरीर में यूं भीड़ दिखाई देती है, मेरी तकरीर में यूं भीड़ दिखाई देती है, मदद के वास्ते सारा प्रशासन झोंक देता हूँ। मराठी साहब तो बहुत खूब है, सुना भी आपने। बहुत साल से टिकट मांग रहे हैं, इनको आज तक टिकट नहीं मिला। लेकिन जिनको टिकट मिला है, चर्चा तो उन्हीं से करनी है, बात उन्हीं से करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। इस शहर के सभी लोग, और अगर सभी नहीं तो काफी बड़ा तबका उस परेशानी से प्रभावित है। मैं बात कर रहा हूं बाकरगंज में ट्रेंचिंग ग्राउंड सॉलिड वेस्ट की। अगर यह छूट जाता तो शायद बात बनती नहीं, क्योंकि हम बात बरेली की कर रहे हैं, बरेली के लोगों के कर, इसीलिए हमारा खास है यह कार्यक्रम। तो सॉलिड वेस्ट ट्रेंचिंग ग्राउंड, आप लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लें, या मैं आप लोगों के पास आऊं, और या फिर मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। एनजीटी तक ये मसला है, ये मुझे मालूम है। एनजीटी के नोटिस है, एप्लीकेशन है, दुनिया भर की चीजें हैं। ये गंभीर विषय है, इसको पूरी गंभीरता से लीजिएगा। ये आपके वजूद का सवाल है, आपके स्वास्थ्य का सवाल है, और आपके पोल्यूशन का सवाल है। ये मामला बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, ध्यान से सुनिए। जनाब, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, क्या हुआ है इस पूरे मसले पे, जरा ये बताएं। आप बताएं, आप आए, मत बोलिए, घबराएं नहीं, बोले। अरे बहुत स्ट्रांग आदमी है। काफी सालों से कूड़ा पड़ रहा है लगातार वहां पर, पूरे शहर का। लोग बीमार हैं, टीबी की बीमारी है, वहां डायरिया है, चर्म रोग है, लगातार लोग बीमार हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, प्रशासन से भी, डीएम साहब, कमिश्नर साहब से लगातार सालों से शिकायतें करते आ रहे हैं। आप तो एनजीटी तक जा चुके हैं। जी, बताएं साहब, क्या दिक्कत है? दरअसल यहाँ ये जनप्रतिनिधियों की वजह से जो भी है, मूल मुद्दों से पब्लिक का ध्यान बटाकर अपने हित साधने में लग जाते हैं। बहुत ईमानदारी से मैं पूछता हूं आपसे, आपको क्या लगता है कि इस मसले पर यह जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए? देखिए, किसी पे दोष नहीं देता मैं, लेकिन हां, जनप्रतिनिधि अगर जनता के सच्चे सेवक के रूप में सामने आते हैं तो ये कोई भी चुनकर आए उसकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, मैं आपका सवाल ले लिया और मैं इसका जवाब, मैं बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले आपसे राजेंद्र गुप्ता जी, आप बताइए कि आखिर ये मसला क्या है और इस समस्या को दूर किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहां पे ऑलरेडी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना हुआ है, और पता नहीं कौन साहब हैं और कितने लंबे हाथ हैं उनके। हम बताएंगे। शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ये मसला क्या है भाई? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना हुआ है और लोगों को टीबी की बीमारियां हो रही हैं। अजीब बात है। ये बड़ा संवेदनशील और बहुत जिम्मेदारी भरी बात होनी चाहिए इस पे। मैं गुप्ता जी, आप बताएं। देखिए, किसी के लंबे हाथ नहीं हैं, सत्ता से बढ़कर के कोई नहीं होता है, लेकिन जब हमारी नीयत ही साफ नहीं होगी तो इस शहर का विकास कैसे होगा? ट्रेंचिंग ग्राउंड न बनना, नहीं, उस मसले पे आए कि वो बता रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। ट्रेंचिंग ग्राउंड बनने के बाद, प्लांट लगने के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड का वहां पर स्थानांतरण ना होना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं जनता के लिए कि जब उस ट्रेंचिंग उसका उद्घाटन हुआ था तो इस उत्तर प्रदेश में दूसरी हैसियत रखने वाले काबीना मंत्री जी आए थे, और बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि बिना उद्घाटन किए चले गए, तो किसके हाथ लंबे हैं, किसके लंबे नहीं है, ये समझ में आनी चाहिए। और ये ट्रेंचिंग ग्राउंड हर हालत में शिफ्ट होना चाहिए, और कोई जिम्मेवारी ले या ना ले, लेकिन हम जिम्मेवारी लेते हैं हर हालत में
जीतने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो इस शहर की जनता के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड का शिफ्ट कराना मैं सबसे बड़ा तोहफा दूंगा और प्रदूषण को बिल्कुल बरेली को मुक्त कराऊंगा। नहीं गुप्ता जी, बाकी लोग भी हैं, आप बताएं साहब, लेकिन कम शब्दों में बोले क्योंकि बहुत लोगों के पास जाना है मुझे। ट्रेंचिंग ग्राउंड इस शहर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से नहीं, मुद्दा नहीं होता तो हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक, मसला हल कैसे होगा ये बताइए। मैं आपको यही बता रहा हूं। आप ये बार बार लोग ये कह देते हैं कि प्रदेश की सरकार में काम कराती है। जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना है वो कब तक शुरू होगा ये बताइए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए और आते ही काम वहां स्टार्ट कराने का आश्वासन मैं देता हूं। तो जो इसके पीछे कारण है वो बीजेपी में ही है, जिनकी वजह से बार बार जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो नहीं चल पाया। उस शख्सियत का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगी, सब जानते हैं। उनका भी एक कारण क्यों नहीं लेना चाहती हैं आप? उनका नाम लें। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जानना चाहती है कि आखिर जैसा अखबारों में आता है कि इंस्टीट्यूट है उनका, उसके पास में बना हुआ एक कॉलेज है और उस कॉलेज में उनका ये कहना है कि वहां बहुत महक आती है, बदबू आती है। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जब मंजूरी दी गई उस समय उनका कॉलेज वहां अस्तित्व में नहीं था, उसके बाद बना। आप बताएं सुदेश जी कि तो वो इसी तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट लेते हैं। यहाँ पर जब बना तो यहाँ का एक शिक्षा माफिया जो पहले बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल वही उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने उन मासूम बच्चों की भी परवाह नहीं की जो उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे, उनको भी सड़कों पर उतारकर और सीधा सीधा झोंकने का काम किया। जी, राजेंद्र जी, आज डॉक्टर साहब, मैडम, हम ये मान के चलें कि आप में से जो भी कोई जीतता है, आप में से कोई भी जिसकी भी सत्ता में पार्टी आती है, ये मान के चले हम दोबारा आएंगे इसी शहर में और ये फिर ये चर्चा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू हुआ कि नहीं हुआ और लोगों को जो दिक्कत, जो परेशानी, जो दर्द वहां हो रहा है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन और भी बहुत से सवाल हैं, ये जरूर अहम है, लेकिन और बहुत से सवाल हैं। हमारे साथ ढेर सारी महिलाएं हैं, हमको लगता है कि आप भी उनको तवज्जो जरूर देना चाहेंगे। जरा उनसे पूछ लें कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी दुश्वारियां क्या है और वो उनके लिए चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मैडम आप बताएं। बैठे बोलिए। जैसा कि मैं जानती हूं नदीम भाई बहुत दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनकी हरचंद यही ये बात तो अब हो गई, जवाब भी मिल गया, दूसरी कोई परेशानी होती। हम लोग भी वहां जाते हैं, अक्सर उन लोगों से मिलते हैं, रोज आए दिन वहां पर डेथ हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, उनकी परेशानियों को हमने खुद देखा। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कि हल निकाला जाना चाहिए। मैडम प्लीज क्या प्रॉब्लम? बैठे प्लीज। मैं केवल बीजेपी वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि नोटबंदी में इतने गरीब लोग मरे, उसके जिम्मेदार कौन है? बैठे। मुझे लगा था कि हम इस मसले पे बाद में आएंगे, लेकिन चूंकि आपने इस मसले को उठाया है तो हम ये सवाल पूछ लेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, बताओ। मैं इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी से ही कहना। सवाल पूछें आप। सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप जवाब लेने के लिए आप नहीं बैठे, जी बताएं। बैठे प्लीज बोले। अभी ऐसा है, मैं जरा बीजेपी वालों से सवाल करना चाहती हूं। अभी 3 महीने में 3 ट्रेन हादसे हुए, करीब 80 लोग मारे गए, जबकि यहाँ ट्रेन 100 या 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती हैं आप? आप बात करते हैं बुलेट ट्रेन चलाने की। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपको जवाब तो जरूर देना पड़ेगा। इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि यह सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, यह सबका सवाल है। बात बुलेट ट्रेन की होती है और आज भी जाड़े में ट्रैक पे पटाखा जला करके ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाता है। बताइए साहब, क्या जवाब है? यह सवाल आपका है। जैसा कि एक व्यक्ति ने लिया, नहीं बात सुनिए। 2 सवाल है, नोटबंदी। यस, नोटबंदी के लिए लाइन में लगे हुए लोगों की मौत के लिए जितना कोई जिम्मेदार है, उतना ही कोई मुजफ्फरनगर में रेप होने पर वो मुखिया भी जिम्मेदार है। रेलवे के सुनिए, जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है,
जब रेलवे ट्रैक की बात आती है तो आप ये ध्यान रखिए कि जब जब रेल के ट्रैक्स टूट रहे हैं और बुलेट ट्रेन चलाने की बात आती है, तो जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी प्रदेश में यह हाल हो रहा है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली पहुंच नहीं रही है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये बरेली की कनेक्टिविटी बढ़ी नहीं पा रही है। मैं कुछ और सवाल ले लेता हूं, लेकिन उन सवालों को पहले एक मिनट हम सबके पास आएंगे, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इत्मीनान से बैठिए। बताएं जनाब, इस मौसम में कुछ सुना है? सर, सबसे पहले तो जो आपने दंगल कर दिया बरेली के लिए 17 इतना बड़ा इवेंट दिया है, हम कह नहीं सकते। हम तारीफ फिर शेर नजर कर सुन लीजिए, किस तरह दीदार करें, दीदार की तरह इस दंगल के लिए, आपके इस चैनल के लिए किस तरह दीदार करें, दीदार की तरह, और दुनिया बीच में खड़ी है दीवार की तरह। क्या बात है। एक शेर सुन लीजिए, मैं 30 साल से कलाकार में हूँ। सुबलेश जी मौजूद है, बड़े भाई हैं। इन्होंने कहा इस बार मैं आपको यश भारती दिलाऊंगा। मुझे उम्मीद है इनके सरकार आगे इस भारती देंगे नहीं देंगे, ये जरूर दिलाएंगे। लेकिन जरूर सुन लीजिए, सुना कि अंधेरे साय साय करने लगे, इन नेताओं के लिए है। हाँ। कि अंधेरे साय साय करने लगे, लोग हाथ उठाकर दुआ करने लगे, जिनको सिखाया था हमने चलने का सलीका, अब वही हमें दाएं करने लगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटा सा ब्रेक, और आप सबके पास जितने ये हाथ उठे हैं, हम सबके पास लौट आएंगे, हम सबके पास आएंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे मजदूरों की, उन लोगों की जो तमाम दुश्वारियों मुसीबतों को सामना कर रहे हैं और झेल रहे हैं। हमने बात की किसानों की, जिसका मोटा मोटी हमने जवाब भी लिया, लेकिन एक बड़ी संख्या में यहां पे युवा मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे हैं? दरी की नगरी थी, सांसद यहाँ के बीजेपी के केंद्र में बैठे हुए। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इत्मीनान रखें पहले। आप बिल्कुल इत्मीनान से बात करें, बोलिए। ये बरेली नगरी जरी नगरी कहलाती है। सांसद यहीं बरेली के प्रॉपर रहने वाले संतोष गंगवार जी और केंद्र में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया जरी का कारीगर यहाँ रिक्शा चला रहा है, फल बेच रहा है। जो मजदूर रोड पे आ गया जरी लाइन से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट बंद किया। इनका जवाब तो ले लूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आपने सवाल को सुना। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये आज जब मैं शहर में था तो भी मैंने जाना कि कई ऐसे काम, चाहे वो माजा के मजदूर हो जो रोजगारी करते हो, चाहे वो जरी के लोग हों, चाहे वो सूरमा बनाने वाले लोग हों, इन तमाम लोगों की दिक्कतें यह है कि उनके हाथ में ताला लग गया है, उनके पास काम नहीं है। बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके लिए हम किसी सिस्टम को दोषी ठहराते हैं। यही के एक विधायक और माननीय मंत्री, लघु उद्योग मंत्री यहां से बनता, और ये सारे लघु उद्योगों में आते हैं, और वो माननीय मंत्री जी यहीं के नवाबगंज के विधायक हैं, और वो सारे के सारे जरी बंद हो जाता है और मांझा बंद हो जाता है, लघु उद्योग के मंत्रियों के बंद कर रहे हो और सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पे उठा रहे हो। मेरा सवाल इसीलिए, अरे भाई इतने समय से है तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक सवाल और लेते हैं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से बाकरगंज के मुद्दे पर ही एक बात करूंगा। बाकरगंज की बात हमने कर ली बेटा, आप बैठ जाओ, मैं लौटूंगा फिर आपके पास, मैं किसी और मसले पे बात करूंगा। एक मिनट बताएं जरा। बीजेपी के जो हमारे डॉक्टर साहब खड़े, प्रेमेंद्र जी हमारे सहपाठी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा मानना है कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है प्रदेश में, ये नया तो है नहीं, लेकिन जो है वो है, उसको हम मानते हैं। हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम मानते हैं प्रश्न है।
सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको दंगों से फायदा होता है। प्रदेश में दंगे हुए, आपको 73 सीट मिली। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी। अगर आपकी सरकार आती है, हमारे शहर में भी दंगे होते हैं, तो आप उन दंगों को रोकने के लिए क्या करेंगे? अगर दंगे नहीं रुकेंगे, प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। बैठे कानून मैं ये सवाल मैं आऊंगा। बताएं पहले रुकिए। मैं अपने देश की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम आलू 5 रुपए किलो खाते थे, प्रदेश की या देश की? प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम आलू 5 रुपए किलो खाते थे तो भिंडी 20 से 40 रुपए किलो तक हुआ करती थी, लेकिन आज भिंडी का रेट 80 से 100 रुपए किलो है। गोभी 5 से 8 से लेकर 10 रुपए किलो तक हुआ करती थी, लेकिन करेला 80 से 100 रुपए किलो तक है। गैस का सवाल क्या है वही बताओ। सवाल ये है, गैस का सिलेंडर 520 रुपए का था, आज 670 रुपए का क्यों है? पूछता हूं मैं। सर, मेरा सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है। आपने अभी कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों की बात करी। किसानों का आपका घोषणा पत्र है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि जिस वर्ष भाजपा का केंद्र सरकार में 1 वर्ष पूरा हुआ था, तो भाजपा ने अपने एडवर्टाइजमेंट में 1000 करोड़ रुपया खर्च किया। किसानों का कर्जा माफ करेंगे? बताओ पहले बैठ जाइए। हाँ पूछिए। मेरा बीजेपी से सवाल है कि मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? चलिए ये सवाल लेते हैं। ये कई सवाल है भारतीय जनता पार्टी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए आप जल्दी से जवाब दे दें, समय हमारे पास कम है। पहले तो मैं बरेली के मेरे नागरिकों में डॉक्टर साहब 2 अहम सवाल। सबका साथ, सबका विकास, माइनॉरिटी का कोई भी आदमी कोई टिकट नहीं, जल्दी से बात। बिल्कुल, ये कैसी बात है? बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है, एक पार्टी कहती है कि मैं 97 मुसलमानों को, सुनिए जवाब सुनिए, अरे जवाब तो सुनिए। ये कैसा विरोधाभास है? एक पार्टी खुल के कहती है कि हम अपने 100 में से 97 मुसलमानों को टिकट देते हैं। एक पार्टी के पिताजी कहते हैं कि मेरा लड़का मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। एक पार्टी का नेता कहता है कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं। जो लोग खुल के सिर्फ मुसलमानों की बात करना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सहमत है जो ये बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वकालत करती है और नारा लगाती है, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर का। ये नारा देने वाले कहां से मुसलमानों के देशी हो जाएंगे? हिंदू हिंदुस्तान, मियाँ जी जाओ पाकिस्तान, ऐसे नारे देकर ये कहां से मुसलमानों के देशी? गुप्ता जी से सुन लें जरा, गुप्ता जी की तो बात कर लें। हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो दोनों की बात करते हैं। और आप देख लीजिए, ये इतिहास गवाह है, इस उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल तभी संभल सकता है जब दोनों लोग साथ मिलकर के चलेंगे। नफरत पैदा करने वालों को अब ड्राइंग रूम में बंद कर दिया जाना चाहिए और मोहब्बत वाले लोगों को सामने आना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, एक सेकंड, हमारे सारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहां मौजूद हैं, ये सब मानते हैं कि नफरत करने वालों के लिए अब आने वाले दिनों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मुद्दे यही खत्म नहीं होते, ये शुरुआत है। मुद्दे यही खत्म नहीं होते, ये शुरुआत है। और ये इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आगे चलेंगे और फर्रुखाबाद में हम आपसे मिलेंगे हमारे मित्र रमेश अवस्थी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।